नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, आज हमारी MPG के टारगेट सीरीज का लेक्चर नंबर 47 है। दोस्तों, जल्द से जल्द मैं 3 वीडियो और अपलोड करूंगा, जिसके साथ हमारी MPG की जो 50 मैंने टारगेट रखी थी क्लास का कि मैं टोटल आपको 50 वीडियो दूंगा, 50 वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। दोस्तों, उसके बाद मैं यूनिट 9 आपके लिए लेके आऊँगा और यूनिट 9 के मैं आपको PYQ सॉल्व कराऊंगा, जिसमें लगभग 500 से अधिक हम प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों, इस प्लेलिस्ट पे आप ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैंने आपको करंट अफेयर भी सॉल्व कराए हैं बहुत सारी में। तो लास्ट में आपको डेली में 3 करंट अफेयर सॉल्व कराता हूँ। तो अभी तक लगभग हम 60 से 70 करंट अफेयर आसानी से कवर कर चुके होंगे। तो करंट अफेयर भी आप सभी को पता है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमारी प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, MPPSC MCQ सीरीज। इस पर जाइए और जितने भी अभी तक वीडियो हुए हैं उन सभी को, कभी आपका पास टाइम कम है तो 2 की स्पीड में देख लीजिए, खाना खाते समय देख लीजिए, क्योंकि यहाँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसका पहला हम क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, जो लेक्चर नंबर 46 के थे। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग स्थित हैं? तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो 2 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था, सारो मारो अभिलेख कहाँ पर है? तो दोस्तों, जिन्होंने कल कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया था, आज वो व्यक्ति सारो मारो अभिलेख का कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, नहीं तो कल मैं इसको वापस से आपको कवर कराऊंगा। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है पारसी क्लब की स्थापना किस खेल की परंपरा प्रारंभ पारसी क्लब की स्थापना से किस खेल परंपरा की प्रारंभ हुई? यानी इनने प्रश्न भी सही भाषा में नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा भी पूछ सकते थे कि पारसी क्लब किस खेल से संबंधित है। तो देखो, पारसी क्लब की हम बात करते तो 1890 में इंदौर में पारसी क्लब की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1890 में पारसी क्लब की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? इंदौर में ही है। और यहाँ आपको याद रखना है किस खेल से संबंधित था? क्रिकेट खेल से संबंधित था। तो ये सभी पॉइंट MPPSC ने पूछे और आप पूछोगे कि सर ये अब खेल के तो हमारे यहाँ प्रश्न नहीं आते हैं। तो आपकी यूनिट 8 में आप देखोगे तो यूनिट 8 में आपको खेल संबंधित पुरस्कार देखने को मिलेंगे, उसमें से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था, या जहाँ भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म था। अब देखिए, प्रश्न भी पूरा नहीं लिखते, तो जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र की बात करते तो भवानी प्रसाद मिश्र हमारे मध्य प्रदेश के बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म टिगरिया, वर्तमान नर्मदापुरम में होता है। नर्मदापुरम में गांव है टिगरिया, वहाँ पर इनका जन्म होता है। इनके द्वारा बहुत अच्छी अच्छी साहित्य कृतियाँ लिखी गई, जैसे बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के घने जंगल। सभी प्रश्न पूछे गए हैं तो ध्यान से सुन लीजिएगा। सतपुड़ा के घने जंगल, गीता फरोश, गांधी सप्तमी, गांधी सप्तमी के बाद इन्होंने लिखी अंधेरी कविताएं और चकित है दुख। तो ये सभी कृति इनके बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि बुनी हुई रस्सी के लिए इन्हें 1972 में साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था कब? 1972 में। किस कृति के लिए? तो बुनी हुई रस्सी के लिए। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि हर साल साहित्यकार से एक ना एक प्रश्न आ रहा है। इनकी मैं बहुत अच्छी ट्रिक बना के लेके आऊँगा, बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा ट्रिक के साथ। तो वहाँ आपको यह सभी आसानी से याद करा देंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? डी, होशंगाबाद। होशंगाबाद का नया नाम क्या है? नर्मदापुरम। ठीक है, अब आपके प्रश्न में क्या आएगा? नर्मदापुरम लिखा आएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, खजुराहो मंदिर से चोरी हुई उस प्रतिमा का क्या नाम था जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा था? तो देखो भैया, ये करंट का प्रश्न था। तो यहाँ से एक पैरेट लेडी नामक एक मूर्ति चोरी हुई थी। कहाँ से? खरगोन से। जो कि कहाँ पर थी? वह
जो कनाडा का म्यूज़ियम है उसमें रखा हुआ था, परंतु जब भारत सरकार ने इनसे बात करी तो इन्होंने पैरेट लेडी को लौटाने की बात की। तो पैरेट लेडी कौन थी? तो पैरेट लेडी एक नृत्यांगना थी, यानी जो डांस करती थी, और उसके कंधे पर एक पैरेट यानी तोता बैठा हुआ था। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता था? पैरेट लेडी नामक उसे प्रतिमा कहा गया। तो पैरेट लेडी प्रतिमा को किसने हमें लौटाया था? तो कनाडा देश द्वारा लौटाया गया था। ऐसा प्रश्न आ सकता है, या ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि पैरेट लेडी की जो प्रतिमा थी वह मध्य प्रदेश के किस मंदिर से चोरी हुई थी? तो आपको याद रखना है, खजुराहो मंदिर से यह प्रतिमा चोरी हुई थी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो देखो भैया, कालिदास की मुख्य रूप से 7 प्रमाणिक पुस्तकें बताते हैं, जिसमें से उन्होंने 2 खंड काव्य लिखे। क्या लिखे थे? 2 खंड काव्य लिखे, 2 महाकाव्य लिखे और 3 नाटक लिखे। ठीक है, ये प्रमाणित बताए जाते हैं कि भैया 2-2 और 3 हमें क्या देखने को मिलते हैं? कुल 7 इनकी कृतियाँ देखने को मिलती है। जब हम इनके खंड काव्य की बात करते हैं तो इन्हें ऋतु, संहारम, मेघ दूतम 2 खंड काव्य लिखे थे। महाकाव्य की हम बात करते हैं तो रघुवंशम और कुमार संभवम, ये दोनों क्या थे? इनके महाकाव्य थे। नाटक की हम बात करते तो इनके नाटक थे मालविका अग्निमित्रम, फिर एक और इनका नाटक क्या था? विक्रमवंशीय, और इनका तीसरा नाटक क्या था जिनके लिए इन्हें शेक्सपियर कहा जाता था? उसका नाम था भैया अभिज्ञान शकुंतलम। देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम की मैं बात करता हूँ तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। पहला नाटक था जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, किसके द्वारा? विलियम जोन्स द्वारा। विलियम जोन्स द्वारा इसका क्या किया गया? अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। इसी नाटक के कारण इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और यह किसने किया था भारत का शेक्सपियर इनको? तो टेगे नामक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इन्हें क्या कहा गया था? भारत का शेक्सपियर कहा गया था। तो ये सभी आपको याद रखना है। आप सभी को पता है यह विक्रमादित्य के जो 9 रत्न थे उसमें शामिल थे। उज्जैन से इनका संबंध था। संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। तो देखो, कुमार संभवम आ रहा है सर, मेघदूतम आ रहा है सर, ऋतु संहारम आ रहा है। यहाँ पर उत्तर रामचरित्रम इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर पूछा था नहीं है। तो सर उत्तर रामचरित्रम किसकी कृति है? तो उत्तर रामचरित्रम आपको याद रखना है भवभूति की रचना है। तो ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये रिवाइज हो गया आपका कालिदास के बारे में कि किसने उन्हें अंग्रेजी में अनुवाद किया, उनके अभिज्ञान शकुंतलम को किसने इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा। तो ये सभी प्रश्न आपने प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं देखे होंगे, तो वह आज आपको वापस से रिवाइज हो चुका है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? देखो, माधव संगीत महाविद्यालय की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1918 में की गई थी। जो राजा भैया पूंछ वाले यहाँ पर एक इसी ग्वालियर घराने से संबंधित थे, राजा भैया पूंछ वाले, उनने अनुशंसा की थी भातखेड़े से, और भातखेड़े के द्वारा ही क्या किया गई थी? माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी 1918 में। यह कहाँ पर है? तो यह ग्वालियर में। अभी वर्तमान में यह संगीत महाविद्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। आप सभी को पता होगा, जो भी बच्चे संगीत में लगे होंगे वह यहाँ से डिग्री जरूर लेते होंगे। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो भैया हमारी 35 मॉक टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि मात्र 99 रुपये में है, जिसमें आपको 20 FLT प्लस 15 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। आज हमारा एक FLT हुआ था, तो उस FLT को देना ना भूलें। साथ में कल हमने मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था का टॉपिक कंप्लीट किया था। अब हमारा आने वाला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भैया मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक के लिए तैयार रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अब आपके पास समय कम है, आपको रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो उस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को डाउनलोड कर लीजिए। ये सभी हमारा शेड्यूल है। आज हमारा टेस्ट नंबर 8 FLT 8 हुई थी, जो कि 8 तारीख के दिन हुई है। अब हमारी अगला जो टेस्ट रहेगा वो 11 तारीख के दिन रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का,
उसके बाद मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था रहेगा 15 तारीख के दिन। तो इन टेस्ट के लिए भी भैया तैयार हो जाओ आप, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं, रश्मि रेखा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, कौन था लिखा हुआ है इसमें। तो देखिए रश्मि रेखा नामक पुस्तक की हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि अधिकतर महिलाओं के नाम किसकी कृति में आते हैं, तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन की कृति में आते हैं। तो देखो राम बाल कृष्ण शर्मा नवीन की हम बात करते हैं तो यह कहाँ से थे, शाजापुर जिले से संबंधित थे। ठीक है, इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं देखो, एक तो रश्मि रेखा है, रश्मि रेखा के बाद इन्होंने उर्मिला लिखी, उर्मिला के बाद इनने आप पलक लिखी, आप पलक के बाद इन्होंने कुंवासी नामक एक कहानी लिखी थी, और उसके बाद इन्होंने प्राण अर्पण नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रश्मि, उर्मिला, आप पलक, कुंवासी, ये सभी क्या है, महिलाओं के ऊपर है, और महिलाओं के ऊपर प्राण अर्पण कौन कर रहा है, तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी कर रहे हैं। ऐसे आप इसे याद रख लीजिएगा आसानी से। ये भैया याद रखना, संविधान सभा के सदस्य भी थे, यह प्रश्न भी पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के कौन से लेखक संविधान सभा के सदस्य भी थे। साथ ही में इनके एक बार गुरु का नाम पूछा था, तो इनके गुरु का नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना। गणेश शंकर विद्यार्थी वाला प्रश्न तो प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। गजानन माधव मुक्तिबोध आप सभी को पता है श्योपुर जिले से संबंधित है, हरिशंकर परसाई नर्मदापुरम जिले से संबंधित है, और भवानी प्रसाद मिश्र अभी अपन ने थोड़ी देर पहले उनके बारे में डिस्कस किया, वह भी कहाँ से, नर्मदापुरम जिले से ही संबंधित है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो आप सभी को पता है चंद्रशेखर आज़ाद भारत के क्रांतिकारी हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए, जो जिनका जन्म 23 जुलाई 1906 को कहाँ हुआ था, झाबुआ के भावरा नामक गांव में हुआ था। परंतु 2008 में झाबुआ से अलग कर अलीराजपुर एक नया ज़िला बनाया गया, जिसके बाद भावरा कहाँ पर आने लगा, तो अलीराजपुर ज़िले में आने लगा। ठीक है, तो वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान में आपको याद रखना है अलीराजपुर में है, परंतु इस प्रश्न के हिसाब से चलते हैं तो झाबुआ आपको राइट आंसर लगा के आना है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था। तो देखो परमार वंश की हम बात करते हैं तो मध्यकालीन इतिहास में परमार वंश ने हमारे मालवा वाले क्षेत्र में शासन किया था। परमार वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था, उपेंद्र कृष्णराज। उपेंद्र कृष्णराज, इनकी दो राजधानियां रही थी, एक तो उज्जैन रही थी और दूसरी कौन सी रही थी, धार रही थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे राजा भोज, ये भी मैंने आपको बताया था। तो देखो उपेंद्र तो क्या हो गए, संस्थापक हो गए, इनके मुंज भी इस वंश के शासक थे, फिर उदयदित्य भी इस वंश के शासक थे, परंतु गांगेयदेव इस वंश के शासक नहीं थे। गांगेयदेव किस वंश के शासक थे, कलचुरी, जो कि त्रिपुरी वाला कलचुरी था, उस वंश से संबंधित कौन थे, गांगेयदेव। तो उपेंद्र, मुंज, उदयदित्य, राजा भोज, ये सभी किससे संबंधित थे, परमार वंश से संबंधित हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, धंगदेव किस वंश का शासक था। तो राजा धंगदेव, भैया आप सभी को पता है कि जो जेजाग भुक्ति के चंदेल थे उसके एक प्रतापी राजा हुए थे। धंगदेव की हम बात करते हैं तो धंगदेव ने जो शासन अपना किया वहाँ 950 से लेके 1007 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, धंगदेव ने नहीं, देखिए धंगदेव का मत याद रखना। धंगदेव की हम बात करते हैं तो धंगदेव भैया बहुत प्रतापी राजा थे, चंदेल वंश से संबंधित थे। इनने क्या किया था, इनके दौरान भारत में महमूद गजनबी का आक्रमण चलता था, और महमूद गजनबी ने किसके ऊपर उस दौरान, जयपाल के ऊपर हमला किया था। तो जयपाल की सहायता की थी किसने, जयपाल की सहायता किसने की थी, राजा धंगदेव ने की थी। ये एक पॉइंट याद रखना। फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ याद रखना है कि इन्होंने गंगा यमुना के तट पर, मतलब गंगा यमुना का यहाँ पर संगम होता है, वहाँ पर पानी में शिव आराधना करते हुए अपने क्या त्याग दिए थे, प्राण त्याग दिए थे। तो ये पॉइंट भी MPPSC ने पूछा है कि भैया चंदेल वंश के कौन से शासक हैं जिन्होंने गंगा यमुना दोआब जो क्षेत्र है, यानी गंगा यमुना का यहाँ मिलन क्षेत्र है, वहाँ पर अपने प्राण त्याग दिए थे। तो याद रखना राजा धंगदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे, तो नन्नुक थे, ये बात भी आप याद रख लेना। चंदेल वंश के राजाओं द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया गया, जिन्हें 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, हबीब तनवीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो देखो इस प्रश्न को लेने का यह मकसद है कि जो हबीब तनवीर थे
2000 से पूर्व इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो 2000 से पूर्व हमारे यहाँ क्या छत्तीसगढ़ भी शामिल था। तो इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ के रायपुर में। यह बहुत विद्वान एक नाटककार थे, साथ में इनका लेखन भी अच्छा था। तो इनके द्वारा दो प्रमुख कृतियाँ लिखी गई जो दुनिया भर में फेमस हुई। उनका नाम था आगरा बाजार और चरणदास चोर। ये दो नाटक किसके द्वारा लिखे गए थे? हबीब तनवीर के द्वारा लिखे गए थे। इनका जन्म होता है रायपुर में और इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? सिंगरौली जिले में होती है। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है? तो सर चंबल नदी की तो आपने हमें ट्रिक बता रखी है, गरज। गा से गांधी सागर, रा से राणा प्रताप, जा से जवाहर सागर। तो आपको क्या दिख रहा है? राणा प्रताप दिख रहा होगा, राइट आंसर हो जाता है। रिहंद डैम की बात करते हैं तो यह रिहंद नदी पर बना हुआ है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। इसका नाम वर्तमान में क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम इसका नाम किया गया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम इसका नाम किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर इसका नाम बदलकर किया गया है। तो देखो भैया, राणा प्रताप, गांधी सागर, जवाहर सागर। गांधी सागर कहाँ पर? तो सर मंदसौर। राणा प्रताप कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। जवाहर सागर कहाँ पर? कोटा पर। तो ये तीन ही कहाँ पर है? तो चंबल नदी पर बनी हुई परियोजनाएं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि बेडलैंड परिणाम है। तो देखो, उत्खात भूमि बेडलैंड हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? चंबल क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो ये किसका परिणाम है? तो सर ये अवनालिका अपर्दन का परिणाम है। यानी नदी अपने बहाव से जाती है अच्छी स्पीड में, तो उसके द्वारा क्या होता है, वह आइट साइड की जो ज़मीन होती है उसकी मिट्टी को क्या करती है? बहा के ले जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पर गड्ढों या खंडों का निर्माण हो जाता है, जिसे हम अवनालिका अपर्दन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनालिका अपर्दन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? तो देखो भैया, मध्य प्रदेश में सबसे पहले लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1961 में लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। अब देखो, मैं 3-4 और संस्था बता देता हूँ जो उद्योग से संबंधित है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि मध्य प्रदेश उद्योग विकास निगम, औद्योगिक विकास निगम, ऐसा आप पढ़ लेना, औद्योगिक विकास निगम। इसकी स्थापना होती है 13 सितंबर 1965। फिर मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, ये भी एक निगम है अपने यहाँ जो कि कृषि से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना होती है भैया 21 मार्च 1969 को। कब? 21 मार्च 1969 को। फिर मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई विभाग की स्थापना की जाती है। कब? 5 अप्रैल 2016 को। तो ये सभी तीनों को आपको याद रखना है। तीन ही का मुख्यालय हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? भोपाल में देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 13 सितंबर 1965, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना 21 मार्च 1969 और मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास निगम की स्थापना कब होती है? 5 अप्रैल 2016 को होती है। तो ये सभी पॉइंट आपको 4 मैंने बता दिए हैं। आपके एग्जाम में ये जरूर पूछे जा सकते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पे आइए। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ स्थित है? तो भैया, गोल्ड जो होता है सोना, उसका क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है। उसके लिए हमारे यहाँ पार्क बनाए गए हैं। कहाँ पर? इंदौर में। अगले प्रश्न पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो मैंने आपको बताया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,809 है। ठीक है, कुल जनसंख्या, यानी लगभग 7.2 करोड़ हमारे यहाँ क्या है? जनसंख्या है, जो कि भारत का कितना है? 5.99% है। हम भारत में कौन से स्थान पे आते हैं? तो 6वें स्थान पे आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। इसमें से आप सभी को पता है 51.3 हमारे यहाँ क्या है? मेल है, और 48.7 क्या है? महिलाएं हैं, यानी फीमेल है। 2001 की तुलना में 2011 तक जो वृद्धि दर की हम बात करते हैं तो लगभग 20.3% की क्या हुई थी भैया? वृद्धि हुई थी। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। सॉरी, यहाँ पर करेक्ट कीजिएगा कि 51.7 क्या है? मेल है, और 48.3 क्या है? फीमेल है। तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला 7.2 करोड़। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है?
तो देखो आप सभी को पता है सर्वाधिक जनसंख्या हमारे यहाँ लगभग 27 लाख से अधिक कहाँ पर रहती थी 2011 में? इंदौर में रहती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है इंदौर। इंदौर के बाद हम बात करेंगे तो दूसरे पे आएगा क्या? जबलपुर। इंदौर, जबलपुर, जबलपुर के बाद आता है भैया सागर, सागर के बाद आता है भोपाल और भोपाल के बाद आता है देवास। और जब हम न्यूनतम की हम बात करेंगे तो मिनिमम में हमारे यहाँ कहाँ पर? हरदा, हरदा के बाद उमरिया, उमरिया के बाद श्योपुर, श्योपुर के बाद डिंडोरी। ठीक है, तो ये चार ही बात, दोनों बात याद रख लेना। सर्वाधिक जनसंख्या हमारे यहाँ इंदौर में है, न्यूनतम कहाँ पर है? हरदा में। अब कई वो पूछ लेगा 2021 के अनुसार कहाँ पर है, तो सबसे कम कहाँ पर हो जाएगी? निवाड़ी। क्यों? क्योंकि निवाड़ी अभी नवीन जिला बना हुआ है, तो निवाड़ी में अब सबसे कम जनसंख्या। परंतु यहाँ पर वो मेंशन करेगा कि 2021 के अनुसार पूछ रहा है या 2011 के अनुसार पूछ रहा है। कई वहाँ ईयर मेंशन नहीं करे तो आपको हरदा ही आंसर लगा के आना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, तो मध्य प्रदेश की आप सभी को पता है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। यहाँ के लगभग 69.8% लोग किस में लगे हुए हैं? कृषि में संलग्न है। ये बात मैं आपको बता चुका था। अगले प्रश्न में चलते हैं। मध्य प्रदेश की खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो देखो मध्य प्रदेश में खनिज नीति सबसे पहले आती है 1995 में। उसके बाद दूसरी खनिज नीति जारी की जाती है 2010 में। तो इसमें पूछा है मध्य प्रदेश की खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई थी, तो कौन किस वर्ष? 1995 में। एक और आता है कि गौड़ खनिज नीति कब लागू की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा? तो गौड़ खनिज नीति का भी आपको याद रखना है, कब? 1996 में लागू की गई थी। तो ये दोनों याद रखना। और यहाँ पर याद रखना खनिज राज्य खनिज विकास निगम, राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की जाती है? तो भैया 19 जनवरी 1962 को इसकी स्थापना की जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? तो भैया पैसे का अभाव यानी वित्त का अभाव, बिल्कुल सही है सर। ऊर्जा का अभाव है, बिल्कुल सही है। कच्चे माल का अभाव है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। अगले प्रश्न पे आते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। कल भी हमने डिस्कस किया था। तो धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो सर आपने कल बताया था महादेव श्रेणी पर स्थित है। राज्यपीपला क्या है? तो सर सतपुड़ा का पश्चिमी भाग को राज्यपीपला के नाम से जानते हैं। पूर्वी भाग को किस नाम से जानते हैं? तो मैकाल के नाम से जानते हैं। विंध्यन का पूर्वी भाग कौन सा है? तो सर कैमूर है। ठीक है, और उसके बगल में भांडेर और उसके बगल में विंध्यन। तो महादेव क्या है? मध्य वाला क्षेत्र है। यहीं पे हमें क्या देखने को मिलती है? धूपगढ़ चोटी देखने को मिलती है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर है? पचमढ़ी नर्मदापुरम जिले में आती है। अब देखिए अगला प्रश्न है। कौन सी श्रेणी यमुना एवं सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो देखो एक आज मैं आपको लॉजिक सिखाता हूँ कि ऐसे कुछ भी आ जाता है तो कैसे लगाना है आपको। देखो यहाँ से निकलती सोन नदी और ऐसे जाते कहाँ मिल जाती है? मेनली ये मिल जाती है भैया गंगा नदी में। फिर यहाँ पर एक विंध्याचल पर्वत है सर, है कि नहीं है? और यहाँ पर है यमुना नदी। ठीक, अब यहाँ पर क्या पड़ता है? कैमूर पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पड़ता है भांडेर। तो अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि इन दोनों में जल द्विभाजक का काम कौन कर रहा है? तो सर कैमूर श्रेणी कर रही है। तो ऐसी मैपिंग के थ्रू मैंने आपको पूरा एमपी पढ़ाया है, तो आपको ऐसे लॉजिक लगा के आना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर। मुकुंदरा आप सभी को पता है नर्मदा नदी अलीराजपुर के समथिंग जब प्रवेश करती है गुजरात में तो मुकुंदरा का निर्माण करती है, मुकुंदरा खंड का। ठीक है, तो ये बात भी याद रख लेना। अगले प्रश्न पर चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा कोर्स मात्र 999 में है। अभी भी आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो इस कोर्स को खरीद लो। यहाँ 15 जनवरी के दिन कंप्लीट हो जाएगा। आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा तो यही मानना है भैया इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। मात्र 999 में है। उसमें आपको PDF नोट्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो 999 रुपये में महंगा नहीं है, तो आप इसे ज़रूर परचेस कीजिए। अब देखो करंट अफेयर की हम बात करते हैं। डेली हम 3 करंट अफेयर देखते हैं। तो स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में कौन सा राज्य बेस्ट नेशनल स्मार्ट स्टेट से सम्मानित किया गया था? तो आप सभी को पता है कौन सा? मध्य प्रदेश राज्य सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चर्चा में रहा राजा संग्राम सागर कहाँ स्थित है? तो जो संग्राम शाह कौन थे? एक गोंड राजा थे। उनके द्वारा जबलपुर में एक संग्राम सागर का निर्माण किया गया था। तो यह कहाँ पर है? जबलपुर में। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी चर्चा की थी, इसलिए यह किस में बना हुआ था? चर्चा में बना हुआ था। तीसरा प्रश्न है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर राम राजा लोक बनाया जाएगा?
तो देखो राम राजा सरकार का हमारे मंदिर कहाँ पर है, तो सर ओरछा में। तो ओरछा में क्या बनाया जा रहा है, राम राजा लोक बनाया जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। और ओरछा कहाँ पर है, निवाड़ी जिले में पड़ता है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में क्वेश्चन ऑफ द डे का प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जिसमें है मध्य प्रदेश के किस जिले में यंत्र मंदिर स्थित है। दूसरा है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सनौदा का किला स्थित है। दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे हम कल वापस से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।